हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक महान व्यक्ति के बारे में जो मैथमेटिशियन भी रहे, साइंटिस्ट भी रहे और फिलोसफर भी रहे, जिनका नाम है रेने डेकार्ट। इसको रेने डेस्कार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको सही पढ़ने का तरीका है रेने डेकार्ट, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं फ्रेंच है। तो सबसे पहले हम इनकी पर्सनल डिटेल के बारे में जानेंगे, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ। तो बॉर्न, इनका जन्म होता है 31 मार्च 1596 में, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, लाइन टूरेन में। ये फ्रांस का एक स्मॉल टाउन है जो कहीं सेंट्रल फ्रांस में पड़ता है। बाद में इसी जगह का नाम बदल के डेकार्ट रख दिया गया था ताकि रेने डेकार्ट को सम्मान दिया जा सके। उसके बाद ये इनका देहांत कहाँ पर होता है, इनका आखिरी दिन होता है अर्थ पर 11 फरवरी 1650। और ये कहाँ पर हुआ इनका देहांत होता है स्टॉकहोम में, जो स्वीडन में है। तब ये 53 एज के थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्वीडन की रानी थी जिसका नाम था क्रिस्टियाना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और वो फिलॉसफी सीखना चाहती थी। और रेने डेकार्ट एक महान फिलॉसफर रहे, तो उन्होंने रेने डेकार्ट को बुलाया कि मुझे आप फिलॉसफी सिखाओ, मैं आपसे सीखना चाहूँगी। पर रेने डेकार्ट फ्रांस के रहने वाले थे, जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्वीडन, और स्वीडन का टेम्परेचर कम रहता है। और दूसरा कारण यह है कि स्वीडन का टेम्परेचर कम होता है और रानी पूरे दिन व्यस्त रहती थी। स्वीडन की रानी क्रिस्टियाना पूरे दिन बिजी रहती थी, तो उन्होंने टाइमिंग चुनी सुबह के 5 बजे। तो रेने डेकार्ट सुबह के 5 बजे रानी को पढ़ाने जा रहे हैं फिलॉसफी। और ये एक ऐसे एरिया से आने वाले थे जहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई है और स्वीडन का टेम्परेचर लो था। ऊपर से सुबह का टाइम था, सुबह के 5 बजे। तो ये उस इन्वायरमेंट में ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाए, इन्हें निमोनिया हो गया और निमोनिया के कारण ये मारे गए। वैसे सोचने वाली बात है कि अगर रानी क्रिस्टियाना सुबह के 5 बजे की टाइमिंग नहीं देती और दोपहर की टाइमिंग रख देती, तो शायद रेने डेकार्ट और ज़्यादा जी पाते और इस दुनिया में और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते। पर अब क्या कह सकते हैं। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे और साइंटिस्ट भी थे। इनकी फिलॉसफी, इनका फेमस कोट क्या है, कोगिटो अगो सम। इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फिलॉसफी रही है रेने डेकार्ट की। वो हर चीज़ पे ये नहीं कहते कि आप उसे मान लो, वो चाहते हैं आप उस पर सोचो। कोई भी चीज़ का बिलीव यही है कि उसके पीछे का लॉजिक हो। देखिए, बिलीव्ड रीजन अलोन द रिवील्ड ट्रूथ कॉल्ड रैशनलिज्म। रेने डेकार्ट कई बार ये सोचते थे कि क्या पता ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो दुनिया है, एक इल्यूजन हो। फिर वो ये कहते थे लेकिन क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ कि क्या पता ये इल्यूजन हो, मैं अपने आप से सवाल कर पा रहा हूँ, मैं डाउट कर पा रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, देयरफॉर आई एम, इसीलिए मैं तो हूँ, मैं इल्यूजन का पार्ट नहीं हूँ। ये थी उनकी फिलॉसफी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, उन्हें मॉडर्न फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है। उनका सिंपल था कि किसी भी चीज़ पे बिलीव मत करो सिर्फ इस आधार पे कि वो किसी धार्मिक किताब में लिखा है। अगर आपके पास उसका रीजन है, लॉजिकल रीजन है, तो उस पर बिलीव किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इनके मैथमेटिक्स कंट्रीब्यूशन के बारे में। इन्वेंटेड अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का कब इन्वेंट करा, 1637 में। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड कार्टेशियन, इसीलिए इसे कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि डेकार्ट को लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड कहा जाता है वो कार्टेशियन से मिलता है। इसीलिए जो रेने डेकार्ट ने सिस्टम इंट्रोड्यूस करा उसका नाम कार्टेशियन सिस्टम पड़ गया, क्योंकि उनके नाम का जो डेकार्ट है वो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड से डराइव हुआ है जो कार्टेशियन से मिलता है। उसके बाद सो एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन कैन बी लोकेटेड बाय जस्ट 2 नंबर x, y। उन्होंने ये बताया कि अगर आप प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट लोकेट कर दो तो उस पॉइंट की लोकेशन बताई जा सकती है सिर्फ 2 पॉइंटों की, 2 नंबरों की मदद से। और वो 2 नंबर क्या है, x, y। एक बार मैं फिर से बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। उन्होंने ये बताया कि अगर आप एक प्लेन पर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर दो तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हो 2 नंबरों का यूज करके, जिन्हें हम लिखते हैं x, y ऑर्डर्ड पेयर में। यूनाइटेड अलजेब्रा एंड
यूनाइटेड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री प्रीवियसली टू कंप्लीटली सेपरेट फील्ड। अब ज्योमेट्री मैथ की पहले एक कंप्लीटली सेपरेट फील्ड थी, जिसमें हम फिगर्स के बारे में पढ़ते थे, डायग्राम्स के बारे में पढ़ते थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड। और अलजेब्रा एक और सेपरेट ब्रांच थी मैथ्स की। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते थे, वेरिएबल्स के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में। पर उन्होंने मैथ की इस दोनों ब्रांचों को मिला दिया, किसकी मदद से, कार्टेशियन प्लेन की मदद से, जो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मतलब पहले हमें लाइन पता थी ज्योमेट्री में और हमें इक्वेशन भी पता थी, पर उन्होंने लाइन की इक्वेशन बताई हमें। हमें पहले सर्कल पता था ज्योमेट्री में और हमें कोई एक्सप्रेशन भी पता हो सकती है अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये एक सर्कल। तो इन्होंने, रेने डेकार्ट ने दोनों को इंटरकनेक्ट करा। रेने डेकार्ट की मदद से हमें बहुत सारे फिगर्स की इक्वेशन पता लगी और आज हमारे पास लगभग हर ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन है, लगभग हर ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन है। तो इन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दिया, मतलब हम जो फिगर्स बनाते थे उसकी इक्वेशन इन्होंने बना के दी। वो इक्वेशन पहले से भी थी, बस इन्होंने लिंक कराया दोनों चीज़ों को। उसके बाद इंट्रोड्यूस एक्स वाई जेड फॉर अननोन एंड ए बी एंड सी फॉर कांस्टेंट नोटेशन वी स्टिल यूज टुडे। इसका मतलब क्या है, तब आप अलजेब्रा पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो रेने डेकार्ट के पहले साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन क्या करते थे, ये जो ए बी सी है ये बार बार उन्हें लिखना पड़ता था। ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एक्स वाई और जी भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। उन्होंने इस बात को फिक्स करा कि हम ए बी सी कॉन्स्टेंट के लिए यूज करने वाले हैं और एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के लिए यूज करने वाले हैं। आज भी ये जो उन्होंने नोटेशन दिया था आज भी हम यूज करते हैं 400 साल बाद भी। उसके बाद पब्लिश ला ज्योमेट्री 1637 में इन्होंने खुद की एक किताब पब्लिश की जो ज्योमेट्री के बारे में लोगों को सिखाती थी और इन्होंने जानबूझ के वो मुश्किल बनाई मतलब थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में लिखी, ऐसी लैंग्वेज में लिखी जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं थी। ऐसा इन्होंने क्यों करा, क्योंकि ये सीरियस लोगों को चाहते थे कि सीरियस ऑडियंस इस किताब को पढ़े। उसके बाद इनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस आता है, एक्सप्लेन हाउ रेनबो फॉर्म यूजिंग ऑप्टिक्स। ये सबसे पहले साइंटिस्ट रहे हैं, सबसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बताया रेनबो कैसे फॉर्म होता है। बाद में इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए पर ये सबसे पहले थे। फिर वर्क ऑन अ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक स्ट्रॉ को इन्होंने देखा जो गिलास में पड़ा हुआ था और वो बैंड दिख रहा था, पानी के ऊपर और पानी के नीचे स्ट्रॉ बैंड दिख रहा था कांच के गिलास में। तो वहाँ से इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने ये बताया कि लाइट बैंड हो जाती है तब किसी डेंसर मीडियम में जाती है और कितना बैंड होती है इसके भी बारे में काफ़ी कुछ बातें की। कॉल्ड द फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन्हें फादर कहा जाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो हम पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। और इन्हें फादर ऑफ ग्राफ भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे इंसान थे। मैं बस ये सोचता हूँ कि जो स्वीडन की रानी थी क्रिस्टियाना, उन्हें अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता और वो दोपहर की क्लास रख लेती फिलॉसफी सीखने के लिए रेने डेकार्ट थे, तो शायद वो और ज़्यादा ज़िंदा रह सकते थे। क्योंकि ये जो अचानक से शिफ्ट आया था उनकी लाइफ स्टाइल में, पहले वो फ्रांस में रहते थे फिर वो स्वीडन आ जाते हैं रानी को फिलॉसफी पढ़ाने के लिए। उससे एक तो टेम्परेचर डिफरेंस था, दूसरा वो थक भी जाते थे। मॉर्निंग में सुबह उठो फिर रानी को पढ़ाने जाओ, तो इससे निमोनिया के कारण वो मारे गए, नहीं तो वो और काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। बाद में इसी चीज़ का यूज करके हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा ब्रॉडर किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रेने डेकार्ट एक दिन बिस्तर पर लेटे हुए थे क्योंकि वो बीमार थे। तो वो एक मक्खी को देखता है छत पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, तो वहाँ से उनके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं एग्जैक्टली एक मक्खी की लोकेशन, एक फ्लाई की लोकेशन कैसे बताऊंगा किसी और को। तो वहाँ से वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। ये प्रूवन नहीं है पर कुछ लेजेंड लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ था। बाकी ये बात तो सच है कि रेने डेकार्ट ज़्यादातर टाइम बीमार रहे हैं बचपन से ही।